हेलो फ्रेंड्स। तो इसके आगे के वीडियो में हम लोगों ने स्कीमेटिक रीडिंग स्टार्ट किया था और मैंने उसको थोड़ा सा बता के फिर रोक दिया था। इसकी वजह ये थी कि मेरे ख्याल से जो लोग नए हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती थी कि एकदम से ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा वर्कआउट करने के लिए, तो ये डायग्राम वगैरह आप देख लोगे और फिर बाद में आप करोगे तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक बैनर लगाया हुआ है कि एक जूम मीटिंग हम लोग करेंगे। तो जूम मीटिंग करने की वजह यह थी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कर रहे थे और जितनी मेरे से हो सकती है मैंने आंसर भी किए सबको। लेकिन मुझे लगा कि अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं ये चाहता था कि एक बार हम लोग आमने सामने बैठे और कुछ बातचीत करें और जो भी हमारी कन्फ्यूज़न है उसको हम एक जूम मीटिंग के जरिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है और वीडियो के अंदर मैंने एक लिंक डाली हुई है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, जिसके अंदर आप क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक जूम मीटिंग की लिंक दूंगा जो कि सैटरडे नाइट को रहेगी 8 बजे की। और उससे पहले यानी कि फ्राइडे रात को 12 बजे तक आपके जितने भी क्वेश्चन है, जब तक जितने वीडियो अब तक चले हैं उसके उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं अपनी प्रिपरेशन में रहूँगा। और हो सकता है कि कई बार बहुत लोगों के एक सेम सेम सवाल हो, तो मुझे एक फिल्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा कि भाई कितने लोगों के कहाँ कन्फ्यूज़न होती है। तो आप ऑडियो के ज़रिए भी मुझे जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो बता सकते हैं, या आप टेक्स्ट मैसेज करके भी आप मुझे वो ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए मैं ख़ास तो आज बताना चाहता था आपको। और दूसरी बात कि जो हमारा सेक्शन कल अधूरा रहा था उसको आज हम पूरा कर देंगे और उसके बाद हम इससे थोड़ा एडवांस सर्किट में जाएंगे। तो उसके लिए हम आज स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। इसके अंदर हमने कल देखा था कि एक हमने नोकिया 220 का मैंने डायग्राम लिया था और जिसके अंदर मैंने आपको लाइनिंग बना के आपको दिखाया था कि हम कहाँ कहाँ से हमें जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमने एक कनेक्टर लिया था X9000 और उसके बाद हम ये कनेक्टर में से होते हुए यानी कि वी बस की लाइन को फॉलो करते हुए सबसे पहले गए थे एक फ्यूजेबल रजिस्टर के अंदर। उसके बाद गए थे हम एक इंडक्टर के अंदर। वहाँ पे एक डॉट था जिसे मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट पॉइंट होता है। उस टेस्ट पॉइंट के बाद हमें ओईपी सर्किट को पहले फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक डायोड आ गया जो कि एक ईएसडी फिल्टर के रूप में है यहाँ पे। उसके बाद दो कैपेसिटर आ गए। उसके बाद जो हमारी सर्किट है वो वीसीडीटी की है। तो फिलहाल हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग इस लाइन को सीधा करेंगे। यानी यहाँ से हम जाएंगे ट्रांजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर में जाते हैं। ट्रांजिस्टर के एमीटर से हम लोग अंदर घुसे और कलेक्टर से हम बाहर निकले और फिर हम गए करंट सेंस रजिस्टर के अंदर और वहाँ से हमारी जो लाइन थी वो गई हमारी वी बैट के अंदर। और वी बैट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे कैपेसिटर था जो कि ग्राउंड किया हुआ था और दूसरी जो लाइन थी हमारी लोड पे जा रही थी। तो यहाँ तक की हमने लाइन कंप्लीट करी थी, यानी कि यहाँ बैटरी कनेक्टर तक हम पहुँच गए थे। और मैंने आई सेंस बैट सेंस भी आपको बता दिया था। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा रेगुलेटर सर्किट है वहाँ से एक लाइन निकलती है और पावर आईसी के अंदर जाती है जिसे हम बोलते हैं आई सेंस। और दूसरी रजिस्टर की दूसरी साइड से यानी कि बैटरी की साइड से एक लाइन जाती है जिसे हम बोलते हैं बैट सेंस। तो ये इतनी सर्किट हमारी रेडी हो गई थी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और इसके आगे की सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। तो चलते हैं हम आगे की सर्किट के अंदर। तो यहाँ से हम पहले ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये सब पहले मिटाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे वीसीडीटी सॉरी बीएसआई पहले ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे बीएसआई की लाइन हम लोग ले लेते हैं पहले। बीएसआई की लाइन के अंदर हम देखेंगे तो बैटरी कनेक्टर से हमारी लाइन निकलती है और एक रजिस्टर में से होते हुए वो लाइन जाती है हमारी पीएमआईसी के अंदर जिसको हम बोलते हैं बीएसआई, या मैंने आपको बोला था बैटॉन। तो यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू है R2101। तो हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाली जो बीएसआई की लाइन है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको क्योंकि कई लोगों को मोबाइल में शायद नहीं दिखता हो या लाइन छोटी पड़ती हो।
तो कंफ्यूजन हो सकती है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये BSI की लाइन है, यहाँ से जा रही है एक रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे ये एक रजिस्टर रखा हुआ है और ये गई हमारी लाइन बैटन के अंदर। रजिस्टर का नंबर है R2101, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो यहाँ पे ये 2101 रजिस्टर मैंने बना दिया है। तो ये BSI की लाइन हमारी एंटर हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं VCDT की लाइन। तो VCDT की लाइन हमारी कहाँ जाती है वो हम देख लेते हैं। इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो VCDT की जो लाइन है हमारी, VCDT की लाइन हमारी V बस में से ही जाती है। यहाँ तक कि OP सर्किट हमने समझ ली थी, उसी में से एक लाइन जाती है जो कि पावर IC के अंदर जाती है, जिसके बीच में दो रजिस्टर लगाए हैं। एक 330 किलो का है और एक 39 किलो का है, 3012 और 3013। तो ये दो रजिस्टर लगा के हम एक VCDT की लाइन पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग VCDT की लाइन बनाते हैं। तो V बस की लाइन के अंदर से ही मैंने लाइन लिया, उसके बीच में एक रजिस्टर रख दिया R3012 जो कि 330 किलो का है, और दूसरा एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे जो कि R3013 है, जो 39 किलो का है। वो उसके बीच में से लाइन निकाली और ये लाइन गई हमारी पावर IC के अंदर, जिसको हम बोलते हैं VCDT, जिसका वोल्टेज होगा 0.5 वोल्ट। दोस्तों, रजिस्टर के बारे में कई लड़कों के कन्फ्यूज़न है और मुझे 2-3 लड़कों ने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि जिसके अंदर VCDT की लाइन में उनको समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि VCDT की लाइन में वोल्टेज मैंने जैसे आपको बताया था कि 0.5 से लेके 1.2 तक के वोल्टेज वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपने अगर डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंपोनेंट को अच्छी तरह से समझोगे तो ही आपको डायग्राम को समझ पाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप एक काम करना, खाली जो रजिस्टर की जो हमने डिवाइडर सर्किट की जो फॉर्मूला देखी थी उसके अंदर आप ये 330 किलो का जो रजिस्टर है उसको एक बार 400 किलो करके फिर आप देखना यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाता है। और ये जो 39 किलो है उसको आप 50 किलो या 60 किलो का कर देना और फिर आप देखना यहाँ पे वोल्टेज कितना जाता है। जब जाके आपको पता चलेगा कि रजिस्टर की वैल्यू में डिफरेंस हो जाने से क्या प्रॉब्लम आती है। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे हम देखेंगे इसमें थर्मल सर्किट भी जुड़ेगी, इसमें बैटरी ID की सर्किट जुड़ेगी, जहाँ पे आपको ऐसी डिवाइडर सर्किटों का यूज़ देखने को मिलेगा। यानी कि आजकल के जो फ़ोन है उसमें ये सर्किट का बहुत यूज़ होता है। और इसके लिए कई लोग ऐसा जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे थर्मल की एरर आती है, यानी कि टेम्परेचर की जो एरर आती है वो इसी डिवाइडर सर्किट की वजह से आती है। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो इसके अंदर मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि उनको डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला नहीं पता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की बहुत सारी ज़रूरत होती है। मुझे आजकल भी किसी ने कल या परसों भी किसी ने पूछा था मुझे कि VDD क्या है, VCC क्या है, VSS क्या है। तो हालांकि मैंने उसका आंसर दिया था, हालांकि वो अभी चला नहीं है हमारा चैप्टर, लेकिन मुझे लगा कि चल लड़का मेहनत कर रहा है और कुछ पूछ रहा है तो मैं उसे गाइड कर दूँ। तो ये सब चीज़ें हैं वो मॉसफेट और ट्रांजिस्टर की सप्लाई है। तो यहाँ पे जैसे हमने ट्रांजिस्टर बनाया है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ से 5 वोल्टेज आया है और यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में डायोड लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे 5 वोल्टेज आपको एट ए कंडीशन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको कब समझ में आएगी, जब आपके दिमाग में ये ट्रांजिस्टर की इंटरनल सर्किट आपके दिमाग में होगी। यहाँ पे कौन सा डायोड लगा है, फॉरवर्ड में लगा है या रिवर्स में लगा है, ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN है, ये जब तक सर्किट आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, आप अंदर की सर्किट जब आप नहीं समझोगे तो वो IC का काम आप नहीं समझ पाओगे। बाकी ये ऊपर ऊपर से तो सब IC को जानते हैं, लेकिन IC के अंदर की बाइसिंग, और ये अभी स्टार्टिंग बेस है और ये अभी शुरुआत है, अभी हमने कुछ नहीं देखा है डायग्राम के अंदर, हमने जस्ट स्टार्टिंग किया है। इसके आगे का वीडियो जो आने वाला है, यानी कि इसके बाद जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मॉसफेट रेगुलेटर सर्किट का यूज़ किया जाता है, ये जो 2 ट्रांजिस्टर है उसके जगह पे मॉसफेट ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज़ होता है। और मॉसफेट ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज़ यानी कि हम जो अगला डायग्राम देखेंगे वहाँ से लेके मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा डायग्राम के अंदर और डेटा शीट के अंदर, कि जिसके अंदर आप नोकिया ले लो, सैमसंग ले लो या वीवो ओप्पो ले लो, MI ले लो, आईफोन ले लो, कोई भी फ़ोन ले लो, जिसके अंदर आपकी चार्जिंग सॉकेट चार्जिंग की जो सर्किट बनेगी
वो मॉसफेट रेगुलेटर सर्किट से ही बनेगी, और सबके बेस थियरी सब कॉमन है। आपको कुछ चीज़ें मैं ऐसी अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जितनी भी चार्जिंग सर्किटें हैं उसमें कुछ चीज़ें आप कॉमन होने वाली है, जो इतनी कॉमन होगी कि आपको हर आईफोन तक के सब फोन के अंदर आपको सेम दिखेगा। और ये सब मैं आपको डायग्राम से और आईसी के डेटा शीट से प्रूव करूंगा। लेकिन अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है और आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और आपको अगर अच्छे से समझना है तो मैं बार बार आपको जो जो फोर्स कर रहा हूँ कि आप कंपोनेंट के वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगर उसको कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी सैटरडे तक का आपके पास टाइम है। आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप बराबर प्रॉपरली सारे कंपोनेंट के वीडियो देख लो। जो नहीं समझ में आया वो मुझे बताना। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, जितना भी आपका क्वेश्चन होगा वो जूम मीटिंग के अंदर मैं आपका सारा क्लियर कर दूंगा, और लाइव में आऊँगा आपके सामने और आपके सारे जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप पहले जो एक बार देख लो, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे मुझे सवाल पूछ रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो में आगे बता चुका हूँ, लेकिन उन लोग ने वीडियो प्रॉपर देखा ही नहीं है, और फिर मुझे पूछते हैं कि ये सर क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको वीडीडी वोल्टेज में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपने वीडियो ठीक से देखा नहीं है, इसलिए आपको मुझे पूछना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उसको प्रॉपरली अच्छे से देखें, एक बार सुने, 2 बार सुने, जब तक आपके दिमाग में पूरा नहीं बैठ जाता है उसके पीछे पड़ जाओ आप, जब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने VCDT की लाइन देख ली। अब हम यहाँ पे हम बेस की बायसिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जो ये हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी लाइनें कहाँ कहाँ पे जाती है डायग्राम के अंदर, वो हम देख लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ से हमने देखा था कि एक जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है V3001, तो इसकी बायसिंग हम समझ लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक की हमने लाइन देखी थी, हम यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ से आउटपुट निकल गए थे। तो ये इतनी लाइन हमने देखी थी, लेकिन इसकी बायसिंग हमें समझनी बाकी थी। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, तो ये वाला जो है वी चार्ज जहाँ पे हमारा जा रहा है, यानी कि वी बस या वी चार्ज की लाइन जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारी लाइन है ये जा रही है हमारे एमीटर पे, और यहाँ से ये वोल्टेज गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में एक डायोड लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नीचे लगा हुआ है एक कैपेसिटर, और फिर वो लाइन जा रही है मॉसफेट के अंदर। तो बायसिंग की बात हम करें तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो सबसे पहले कैपेसिटर आएगा जिसका नंबर है C3020, और वो कैपेसिटर सीधा जाएगा कहाँ पे, मॉसफेट के अंदर, और मॉसफेट के ड्रेन के साथ वो सप्लाई जुड़ेगी। तो पहले इतनी सप्लाई हम बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मॉसफेट की सप्लाई बना लेते हैं, सॉरी ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर में से बेस में से हमने सप्लाई ली, उसके बीच में एक रख दिया हमने कैपेसिटर जो कि C3020 है, और फिर हमने उसको लगा दिया ड्रेन के साथ, कौन सा वाला, मॉसफेट का। तो ये मॉसफेट के ड्रेन के साथ हमारी सप्लाई जुड़ गई। अभी मॉसफेट का गेट और सोर्स ये दोनों की सप्लाई हमारी बाकी है। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से आती है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में जाते हैं। तो ड्रेन हमने यहाँ पे ले लिया, मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक का हमने ले लिया, ये हमारा ड्रेन था जो हमारा जुड़ा हुआ है बेस के साथ, यानी बेस से लेके ड्रेन तक की सप्लाई हमने जोड़ दी। अब हमारा जो सोर्स की सप्लाई है वो कहाँ जा रही है, तो सोर्स की सप्लाई हमारी जा रही है यहाँ से लेके ये DRV सप्लाई बन के ये जा रही है हमारी पावर आईसी के अंदर, यानी कि PMIC के अंदर। तो हम देखेंगे कि सोर्स की सप्लाई के बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो कोई कंपोनेंट नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट लाइन जा रही है। तो पहले हम वो लाइन बना लेते हैं। और दूसरी हमारी गेट की जो लाइन है वो कहाँ से आ रही है, तो गेट की लाइन हमारी आ रही है यहाँ से ही। अगर गेट की लाइन में हम यहाँ से वापस चलते हैं तो ये लाइन हमारी कहाँ से आ रही है, वी बस वाली लाइन में से। वी बस वाली लाइन है हमारी, ठीक है। तो वी बस वाली लाइन के अंदर यहाँ पे एक रजिस्टर रखा है हमने 3014 का, और जिसका वैल्यू है 7.5 किलो, यानी 7.5 किलो का है ये, और वो हमारे गेट पे आ रहा है। और वही लाइन हमारी कहाँ जा रही है, चार्ज LDO बन के पावर आईसी के अंदर, जिसके अंदर बीच में एक कैपेसिटर भी रखा हुआ है। तो इतनी लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे
हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले सोर्स की लाइन। ये सोर्स हमारा ज्वाइंट हो गया पावर आईसी के साथ। अब हम गेट की लाइन दे देते हैं। तो गेट की लाइन हमारी कहाँ से आई थी? वी बस से। तो वी बस के बीच में हमने 7.5 किलो का एक रजिस्टर रखा था और एक कैपेसिटर रखा था। तो हम पहले वो लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर रख दिया जिसका नंबर है R3014, जो कि 7.5 किलो का है। वो लाइन हमारी गई सीधी कहाँ पे? पावर आईसी के अंदर, जिसके बीच में हमने एक लगा दिया कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो है हमारा वो 3019 नंबर का है और ये लाइन हमारी बनती है चार्ज LDO या VDD V4। तो इतना हमने देखा तो ये हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारी सेकेंडरी सप्लाई बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि VCDT का वोल्टेज 0.5 होता है। यहाँ पे आप चेक करोगे चार्ज LDO वाली लाइन पे, तो यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगा, जो हमने अगले फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर देख लिया है। और सोर्स की लाइन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। तो इतने सप्लाई हमने देख लिया। इसके बाद एक सप्लाई हमें और देखनी है, जो कि ये मोबाइल के अंदर उतनी वो नहीं है और ये मोबाइल में मैंने ज़्यादातर प्रॉब्लम देखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि आगे के जो सेक्शन हमारे आने वाले हैं उसके अंदर ये लाइन का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि हमारी थर्मल लाइन, यानी कि जिसको बैटरी थर्मल बोलते हैं, हम बैट थर्मल बोलते हैं। तो ये बैटरी थर्मल की लाइन या टेम्परेचर की लाइन जो हमें बोलते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है उसके अंदर जो हमने बैटरी कनेक्टर यूज़ किया है ये 3 पिन का है। यानी उसके अंदर वीबैट है, BSI है और ग्राउंड है। लेकिन इसके बाद की जितनी भी सर्किटें आएगी उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट। यानी कि यहाँ पे एक थर्मल का पॉइंट होगा, बराबर, जिसे हम टेम्परेचर का पॉइंट बोलते हैं या थर्मल का पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो ये थर्मल लाइन हमारी होगी, टेम्परेचर लाइन। तो उसके लिए एक अलग से सर्किट बनती है मोबाइल के अंदर। तो इस मोबाइल के अंदर एक बेस सर्किट बनाई हुई है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो हम फिर से डायग्राम में चलते हैं और डायग्राम के अंदर हम देखेंगे पावर आईसी के अंदर ही इसकी लाइन होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है टी बैट का मतलब होता है थर्मल बैट। तो ये थर्मल बैट जो हमारी लाइन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये पावर आईसी के अंदर गई है और इसकी लाइन आती है एक्चुअल में यहाँ से इसको एक वोल्टेज दिया गया है जिसका नाम है VA का मतलब होता है वो वोल्टेज ऑफ ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वोल्टेज जिसको बोला जाता है। तो ये ऑक्सिलरी वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा और ये वोल्टेज जो आएगा ये एक पावर आईसी के अंदर से ही आएगा, जो कि एक AVDD वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। और इसका वैल्यू है 2.8, यहाँ पे लिखा हुआ है AVDD 28। तो ये इसका मतलब होता है वोल्टेज जो है ये वाला, ये वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन है। यानी यहाँ पे एक मॉसफेट है और मॉसफेट का ड्रेन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वोल्टेज होगा 28 लिखा है, मतलब 2.8 वोल्टेज है। जो 2.8 वोल्टेज है वो एक कैपेसिटर के अंदर आएगा और कैपेसिटर में से एक रजिस्टर के अंदर जाएगा जो कि है 100 किलो का रजिस्टर। और उसके साथ में नीचे में एक जुड़ा हुआ है जो एक थर्मल रजिस्टर है जो कि 4.7 किलो का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4K7 का मतलब होता है 4.7 किलो का। तो मैं आपको लाइन बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से जो हमारी लाइन निकलती है वो एक कैपेसिटर में से होके, कैपेसिटर कई कई फ़ोन में होते हैं, कोई फ़ोन में नहीं होते हैं, लेकिन एक रजिस्टर में डेफिनेटली जाएगी वो, जो कि 100 किलो का रजिस्टर होगा। और दूसरा जो रजिस्टर होगा वो 4.7 किलो का होगा और जिसको ग्राउंड किया होगा, और दोनों के बीच में से लाइन यहाँ पे ली होगी। तो यहाँ पे भी एक डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला यूज़ किया गया है, जो मैंने आपको बताया कि आगे की जितनी सर्किटें हमारी आएगी उसमें थर्मल लाइन के लिए ये वाला डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। और अगर आपको डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला नहीं याद रहे तो आपको परेशानी होने वाली है, तो तैयार हो जाइए और इसके लिए मेहनत कर लीजिए। तो यहाँ पे एक वोल्टेज दिया गया है जो कि ऑक्सिलरी वोल्टेज है और वही लाइन वापस से दी जाती है पावर आईसी के अंदर। यानी यहाँ से वोल्टेज उसको दिया गया, कहाँ से? पावर आईसी से। ये पावर आईसी से वोल्टेज दिया गया है, 2 रजिस्टर में से होके उसके बीच में से डिवाइडर सर्किट बना के वो लाइन दी जाती है पावर आईसी को वापस। और ये जो काम करती है ये थर्मल का काम करती है। और ये कैसे करती है, क्यों करती है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्किट में चले जाते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब। तो यहाँ पे मैं पावर आईसी में से एक लाइन ले लेता हूँ। पहले एक मैंने रजिस्टर लगा दिया। मैंने यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि कैपेसिटर का इसमें कोई बहुत महत्व नहीं होता है, वो सिर्फ फिल्टरेशन के लिए है और जगह कम पड़ रही थी तो मैंने नहीं बनाया है।
तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट मैंने बना दी है, जिसमें मैंने एक रजिस्टर लगाया है 100 किलो का है और दूसरा 4.7 किलो का है। ये दोनों के बीच में से एक लाइन निकाल के मुझे पावर आईसी में वापस देनी है, जो कि हमारी थर्मल बैट लाइन है, यानी कि थर्मल लाइन है। तो ये थर्मल लाइन जो है ये क्या काम करती है, तो इसके लिए दोस्तों आपको फिर से रजिस्टर के अंदर जाना पड़ेगा। रजिस्टर के अंदर आपको याद हो तो मैंने एक टेम्परेचर सर्किट समझाई थी, जिसमें मैंने आपको एक रजिस्टर के बारे में बताया था कि एनटीसी रजिस्टर किस तरह से काम करता है। जिसने नहीं देखा है वो फिर से वीडियो देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। एनटीसी रजिस्टर का काम क्या होता है कि एनटीसी रजिस्टर जब हीट होता है तो वो अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। ये मैंने आपको बताया था वीडियो में, कि ये वीडियो में मैंने आपको उसकी पूरी सर्किट बना के आपको दिखाया था कि वो किस तरह से वोल्टेज बढ़ा देता है और कैसे आगे बढ़े जाने वाले स्पाइक को रोकता है। यहाँ पे जो रजिस्टर का यूज़ किया गया है वो एक थर्मल रजिस्टर है। डायग्राम में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। थर्मल रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो आपको देखने में पता चल जाएगा। देखिए ये भी रजिस्टर है, ये वाला भी रजिस्टर है, ठीक है, ये वाला भी रजिस्टर है, लेकिन दोनों के सिंबल में आप देखो यहाँ पे कोई बीच में एरो नहीं है, यहाँ पे इस तरह से लाके एक एरो किया गया है। तो ये थर्मल रजिस्टर का सिंबल है। अगर आपको थर्मल रजिस्टर चेक करना है तो अपने मोबाइल की कोई भी आप एमआई का ले लो या ओप्पो का ले लो, एक सैमसंग में और वीवो में नहीं आती है थर्मल सर्किट। उसकी थर्मल सर्किट जो होती है वो मोबाइल में होती है। वो हम जब आगे सैमसंग जब समझेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इसके अलावा एमआई के फ़ोन के अंदर या आप वीवो ओप्पो के फ़ोन में या दूसरे कोई भी फ़ोन के अंदर आप ले लो, सबके अंदर थर्मल सर्किट बैटरी के अंदर लगी होती है। और ये एक रजिस्टर ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हीट होने पर वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, यानी उसका अवरोध बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको वीसीडीटी की सर्किट में बताया कि एक रजिस्टर है वो 330 किलो का है, दूसरा 39 किलो का है। अगर उसमें से एक रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है तो वोल्टेज में कितना डिफरेंस आता है। तो आज का ये आप अपना होमवर्क भी समझ लो। यहाँ इसकी वैल्यू मैंने डायग्राम के अंदर नहीं लिखी है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, वो आप कैलकुलेट करके लिख लेना कि यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी। यहाँ का वोल्टेज है, इनपुट है 2.8 वोल्टेज। एक रजिस्टर है 100 किलो का, दूसरा रजिस्टर है 47 किलो का, यानी 4.7 किलो का, सॉरी। तो ये दो रजिस्टर मिला के यानी कि R1 ये हो गया, ये हो गया R2, और इसका जो वोल्टेज आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो मोबाइल होता है वो हीट कैसे होता है वो सीपीयू को पता नहीं चलता, यानी कि सीपीयू के पास कोई ऐसा दिमाग नहीं है कि वो हीटिंग को महसूस कर सके। उसके लिए वो एक सर्किट बनाता है। सर्किट में होता क्या है कि जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे 2.8 वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे एक रजिस्टर एक है और एक ये थर्मल रजिस्टर है। ये रजिस्टर है वो टेम्परेचर से अपनी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं करेगा, लेकिन थर्मल रजिस्टर जो होता है जो हीट होने पर अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है। अब आप कैलकुलेट करना कि ये 100 किलो का रजिस्टर है वो एज इट इज़ है, लेकिन ये 4.7 किलो वाला जो रजिस्टर है वो अगर समझ लीजिए कि 6 किलो का हो गया या 7 किलो का हो गया, तो आपका यहाँ वोल्टेज कितना बनेगा। अगर 4.7 का है तो कितना बनेगा, अगर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो कितने का बनेगा। तो ये हीटिंग को सेंस करने वाला रजिस्टर है। ये रजिस्टर ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे हमारी पीसीबी ज़्यादा हीट होती है। तो ज़्यादातर फ़ोन की कंपनियाँ इसको बैटरी के अंदर यूज़ करती है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा और इसका एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा कि बैटरी के अंदर एक थर्मल रजिस्टर लगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एमआई का देख लो, आप ओप्पो का देख लो, या दूसरे कई सारे फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। खाली वीवो सैमसंग में नहीं मिलता है, बाकी लगभग सब फ़ोन के अंदर आपको मिलता है। तो ये बैटरी के अंदर, यानी कि मैं बैटरी के जो आपका बैटरी का बेल्ट रहता है उस बेल्ट को आप खोलोगे तो वहाँ पे एक ये थर्मल रजिस्टर, ये आम रजिस्टर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका जो 4.7 किलो वैल्यू है ये इसका रूम टेम्परेचर का वैल्यू है, यानी कि समझ लीजिए कि 25-30 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर है तब तक इसका जो वैल्यू है वो 4.7 किलो रहेगा। लेकिन आप इसके ऊपर हीट मशीन से, अपनी जो गन आती है उससे, गन से आप इसके ऊपर आप हीटिंग करोगे तो इसका वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे ठंडा पड़ेगा उसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई सर्किट है तो भी आप देख लेना। आपके पास अगर J2 की सर्किट है या J7 की सर्किट पड़ी है सैमसंग के अंदर, तो आप डायग्राम के अंदर खाली TH लिखना, TH, तो आपको ये वाली सर्किट मिल जाएगी। उसके अंदर भी ये सर्किट हर मोबाइल के अंदर बनी हुई होती है, हर मोबाइल के अंदर सर्किट ये वाली रहती है। लेकिन कोई कोई फ़ोन के अंदर ये वाला थर्मल रजिस्टर जो होता है वो बैटरी के अंदर होता है और बाकी फ़ोन के अंदर सर्किट के अंदर होता है। सर्किट में ये होता कहाँ पे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो ज़्यादातर फ़ोन के अंदर ये या तो आपको बैटरी कनेक्टर के आसपास दिखेगा,
क्योंकि अगर आपकी बैटरी हीट होती है तो ये जो थर्मल रजिस्टर है वो हीटिंग को सेंस कर लेगा और ये अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अगर एक हद से अगर ज़्यादा आपका हीटिंग बढ़ गया तो ये फ़ोन के अंदर टेम्परेचर की एरर दे देगा, यानी कि इसका जो वोल्टेज रेशियो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिल रहा है उसमें डिफरेंसेस हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने आपको 2.8 वोल्टेज दिया है तो इसका आउटपुट वोल्टेज कितना निकलता है वो आप कैलकुलेट कर लेना, फिर इसकी वैल्यू बढ़ा के आप चेक कर लेना कि फिर यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वो कितना मिलता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये आपका टेम्परेचर का एरर शो करेगा। और सैमसंग के फ़ोन के अंदर मैंने बहुत से अलग अलग जगह पे देखा है, सैमसंग के अंदर कोई कोई फ़ोन के अंदर आपको ऐसी दो थर्मल सर्किट मिलेंगी, जिसको एक को बोलते हैं एप्लीकेशन थर्मल सर्किट और दूसरी एक जो होती है वो होती है पीए थर्मल सर्किट, यानी कि जो पावर एम्पलीफायर अपना पीएफओ जो होता है नेटवर्क सेक्शन में उसकी लाइन के साथ ये एक रजिस्टर लगा होता है। क्योंकि हमारा जो पीएफओ है वो बैटरी से सीधा कनेक्ट होता है, यानी कि वीबैट लाइन उसको मिलती है, तो वो अगर हीट होता है तो ऐसी कंडीशन में वो फ़ोन के अंदर आपको टेम्परेचर के एरर शो करेगा। और दूसरा जो बोला मैंने आपको एप्लीकेशन वाला, वो सीपीयू के बगल में होता है, यानी कि आपका सीपीयू जब हीट होगा तो ये थर्मल रजिस्टर है वो अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा और जिसकी वजह से आपके मोबाइल में थर्मल यानी टेम्परेचर की एरर शो करेगा। तो इस तरह के अलग अलग थर्मल सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सोचा है कि मैं एक पूरा वीडियो थर्मल के ऊपर बनाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग किया है, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, समझ लीजिए कि डायग्राम अभी स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, जिसमें मैंने सोचा है कि एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें सारी थर्मल सर्किट हर फ़ोन के अंदर किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन होती है कंपनी वाइज, यानी एमटीके वाला फ़ोन होगा तो कैसी होगी, क्वालकॉम वाला फ़ोन होगा तो उसमें थर्मल सर्किट कैसी होगी, सैमसंग वाले में कैसी होगी। तो ज़्यादातर उसमें थर्मल सर्किटें अलग अलग तरह से होती है, तो वो सब हम देखेंगे और ये वाला डिटेल में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ही। लेकिन आपको ये मैं एक देता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना सीखने में इंटरेस्ट है और आप कैसे करते हो। तो आप डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला करके कैलकुलेट करके, मैं चाहता हूँ कि मेरा जब अगला वीडियो आए उससे पहले आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, और ये वैल्यू में चेंजेस करके, यानी कि ये 100 किलो वाला है उसको आप 150 किलो कर दो या 120 किलो 30 किलो करके देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या डिफरेंस आता है। खास करके ये वाला रजिस्टर, इसकी वैल्यू आप बढ़ा के कर देख लेना कि यहाँ पे वोल्टेज में कितना डिफरेंस आता है। तो ये आप देखोगे तो आपको थर्मल सर्किट पूरा समझ में आ जाएगा कि थर्मल सर्किट का जो खेल है, यानी सीपीयू है वो हीटिंग को सेंस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ वोल्टेज के जरिए थर्मल की एरर यानी कि टेम्परेचर की एरर को शो करता है कि जब उसके वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है तो सीपीयू ये समझ लेता है कि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ भी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस हुई है और वो पावर आईसी मेमोरी आईसी में से जो थर्मल की एरर होती है, टेम्परेचर की एरर होती है, वो आपकी डिस्प्ले पे शो कर देता है। तो इस तरह से एक थर्मल सर्किट काम करता है। तो हमने ये वाला देख लिया, अभी हम ये वाला हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो व्हाट्सअप वाला ग्रुप का लिंक आपको भेजा है उसमें आप देख लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और वो वीडियो जो है उसको हम कहीं पब्लिश नहीं करने वाले हैं, तो आपकी प्राइवेसी रहेगी, क्योंकि मैं आपको पूछे बगैर मैं उसको पब्लिश नहीं करूँगा। तो आप बिंदास उसके अंदर आ सकते हो और जो भी आपका कन्फ्यूज़न है आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो जितने मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कुछ कन्फ्यूज़न अभी कुछ लोगों के दिमाग में है, तो हम लोग बैठ के उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि शनिवार में अभी 3-4 दिन सैटरडे में बाकी है, तो जितना आपसे हो सके उतना आप उसको कंपोनेंट के जो वीडियो है उसको प्रॉपरली देख ले और फिर बाद में आप अपने क्वेश्चन बनाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो चीज़ मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ आप वही मुझे पूछोगे तो मुझे दुख होगा कि यार जो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ वही आप मुझे पूछ रहे हो, यानी कि आपने प्रॉपरली वीडियो नहीं देखा है। आप बिंदास पूछिए, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको सॉल्व करना वो मेरा प्रायोरिटी है, मैं करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। लेकिन मेरा एक खास रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो देख लो और फिर बाद में मुझे आप क्वेश्चनिंग करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो चाहूँगा कि कुछ आप ऐसा लेके आओ कि जिसके लिए मुझे भी अपना सर खुजाना पड़े कि यार इसका क्या जवाब दूँ मैं। तो आपके लिए चैलेंज है ये कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आओ कि जिसके लिए मुझे भी 5-15 मिनट सोचने का मौका मिले कि भाई क्या है। और मैंने आपको जैसे बताया कि भाई मैं कोई ऐसा, मेरे पास उतना जितना है नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज़ आप ऐसा भी पूछोगे जो मुझे नहीं पता है तो आप मुझे 1-2 दिन का टाइम देंगे तो मैं वो पता करके मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा और हम लोग मिल के काम करेंगे। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो आज का ख़त्म करता हूँ।
और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और आगे भी आप वीडियो देखते रहिए, मतलब उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और फॉरवर्ड करते रहिए। और जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो भी आप मुझे पूछते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो इस तरह हम एक दूसरे के काम आएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। गुड नाइट, गुड बाय।